फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल गणेशा एकेडमी। और काफ़ी दिनों बाद मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो उम्मीद है इस लेक्चर से आपको फ़ायदा होगा। तो आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश में प्रेपोजिशंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं प्रेपोजिशन होता क्या है। तो प्रेपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है प्री और एक है पोजीशन। तो प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति या प्लेस। ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसे शब्दों की बात कर रहे हैं जो कुछ शब्दों से पहले आते हैं। तो हम किस तरह के शब्दों की बात कर रहे हैं जिनसे पहले आते हैं? तो अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। एक एग्जाम्पल से ज़रा देखते हैं। ठीक है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज़ अ बॉल द टेबल। अब ज़रा सोचिए कि इस जगह पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयर इज़ ए बॉल द टेबल। कोई सेंस बनती है? नहीं बनती है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा था जो रिलेशनशिप बता रहा था इस टेबल के बीच में और इस बॉल के बीच में। ठीक है, इसी तरह के हम शब्दों की बात कर रहे हैं। तो जरा इसकी तरफ जरा ध्यान देते हैं। द टेबल, जो द टेबल थी ये क्या था? ये नाउन था। तो इसकी रिलेशनशिप हमें बतानी थी किसके साथ? हमें दूसरा वर्ड बताता ना, प्रेपोजिशन इज द वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। इस नाउन से पहले एक शब्द आना था। ठीक है, और वो उसकी रिलेशनशिप बताता किसकी? इस बॉल की रिलेशनशिप बताता इस टेबल के साथ। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे प्रेपोजिशन। उसी के साथ ही इसकी कोई सेंस बनेगी, अदरवाइज इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि ऑन आना था। देयर इज़ ए बॉल ऑन द टेबल। ठीक है, तो अब पता चल जाता है हमको क्या कि बॉल की स्थिति क्या है, बॉल कहाँ पर है? टेबल पर है। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो ये कोई सेंस ही नहीं बनाता। ठीक है, क्लियर है? तो अब ये बात तो समझ में आ गई कि प्रेपोजिशन होता क्या है। ठीक है, थोड़े से और एग्जाम्पल से ज़रा देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या मतलब है इसका। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया, जैसे मैंने बता दिया कि नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। यहाँ पर मैंने नाउन तो देख लिया, अगर प्रोनाउन तब क्या होता? तो ज़रा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, वाई आर यू लुकिंग एट मी। अब ज़रा गौर करिए, ये मी क्या है? मी एक प्रोनाउन है। अच्छा, वाई आर यू लुकिंग, ये अदर वर्ड्स हो गए। ये क्या हो गए? अदर वर्ड्स हो गए। अब इनकी रिलेशनशिप बतानी है मी के साथ, तो वो क्या हो जाएगी? वो बताएगा ये शब्द एट, लुकिंग एट मी। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तो अगर ये एट नहीं होगा तो इस पूरे सेंटेंस का कोई सेंस बनेगा ही नहीं। तुमने दो चीज़ें देख ली, लेकिन इस डेफिनेशन में एक समस्या है। समस्या नहीं है, हालांकि इसमें कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, होता ये है, अभी मैं समझाता हूँ क्या होता है। पहला हमने देख लिया, पहला ये था एग्जांपल नाउन वाला, दूसरा ये आपका हो गया प्रोनाउन वाला। ठीक है, एक तीसरा और ले लेते हैं। कई बार होता ये है, देखिए एक सिंपल जो सेंटेंस होता है वो बनता कैसे, पहले उसको ज़रा देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी सेंटेंस की। ठीक है, और अगर एक ही सेंटेंस में अभी हमने देखा कि वर्ब आती है, तो वर्ब भी दो तरह की होती है, आपको पता ही होगा। कौन सी? पहली होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है आपकी मेन वर्ब। ठीक है, इस पर हम बाद में आएंगे, थोड़ा समझ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करती है मेन वर्ब की। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी सेंटेंस में कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा वर्ब आ रही होती हैं। जैसे कि मुझे स्विमिंग करना पसंद है। तो ज़रा बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई
लाइक स्विमिंग। अब जरा देखिए, इसमें जो पसंद करना है वो एक वर्ब है, लेकिन स्विम करना भी तो एक वर्ब है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर तो आईएनजी नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आईएनजी आ गया। तो बस मैं ये बताने की प्रयास कर रहा हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब आती है तो हम दो चीज़ों में से एक का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। या तो करते हैं जेरंड का, जिसमें आईएनजी पीछे लग जाती है, क्या कहते हैं इसको, जेरंड। या फिर क्या होता है, या फिर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम करते हैं, इन्फिनेटिव। यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गई थी। या फिर क्या होता है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। तो इन दोनों में से एक का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम इस इन्फिनेटिव पर नहीं जाएंगे, खाली स्विमिंग पर, जेरेंड पर हम थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब आएंगी तब या तो जेरेंड या फिर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम करेंगे। तो उसमें ज़रा आप देखिए कि इसमें भी हो क्या रहा है। इसमें स्विम एक वर्ब थी जिसे हम नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आई लाइक स्विमिंग, जरा सोचिए अगर स्विमिंग यहाँ पर ना भी लिखा होता, यहाँ लिखा था आई लाइक मैंगो। मैंगो क्या होता है, मैंगो एक नाउन होता है। आई लाइक एप्पल, एप्पल क्या होता है, एप्पल भी नाउन होता है। तो हम वर्ब को नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इस वाले सेंटेंस में। तो आई लाइक स्विमिंग, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये पूरा का पूरा कैसा लग रहा है, पूरा नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो जब भी हम वर्ब को नाउन में बदलने की कोशिश करेंगे या वर्ब को नाउन की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो जेरेंड या फिर इन्फिनेटिव का हम यूज़ करते हैं। जब मैं जेरेंड और इन्फिनेटिव करवाऊंगा डिटेल में तो वो उसे अलग से सीखेंगे। अभी बस खाली समझ लीजिए कि अगर आईएनजी लग रहा है और कोई वर्ब है और उसको हम नाउन की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं तो जेरेंड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा था, बिफोर अ नाउन। तो जिस तरह से नाउन, जो भाई नाउन का इस्तेमाल तो हम करने वाले हैं ना, यहाँ पर भी वर्ब को नाउन की तरह ट्रीट कराने वाले हैं। तो ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जेरेंड से पहले हमें कुछ लगाना है ताकि हम जेरेंड जो हमने यूज़ करा, यानी जो नाउन है हमारा, जो वर्ब थी हमारी जिसको हम नाउन की तरह हम ट्रीट करना चाह रहे हैं, उसका रिलेशनशिप हम दिखाना चाह रहे हैं दूसरे शब्दों के साथ, तो उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रेपोजिशन की। यानी कि जेरेंड से पहले भी क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगी, ठीक है। तो हम थर्ड वाला जो था वो यहाँ पर हम कर देते हैं, ही ईट एन एप्पल बिफोर डांसिंग। ये थोड़ा अजीब सा सेंटेंस है, कोई सेंस बनता नहीं कि डांस करने से पहले कोई एप्पल खाना पसंद करता है। तो ही ईट एन एप्पल बिफोर डांसिंग। देखिए डांसिंग आ गया, ठीक है, बिफोर डांसिंग, डांसिंग क्या हो गया, जेरेंड हो गया, ठीक है। लेकिन ट्रीट कैसे कर रहे हैं, हालांकि थी डांस वर्ब लेकिन आईएनजी लगाकर हम इसको नाउन की तरह ट्रीट करवा रहे हैं। तो उससे पहले भी क्या आ गया, बिफोर आ गया। यही रिलेशनशिप बता रहा है ही ईट एन एप्पल की डांसिंग के साथ। क्लियर हो गई बात। तो दोबारा से ज़रा देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा, अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। यानी कि ऐसे शब्द होते हैं प्रेपोजिशन जिनका हम इस्तेमाल करते हैं नाउन या प्रोनाउन से पहले, या ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन की तरह ट्रीट हो रहा हो, जेरेंड जैसा भी दिखाया था, ठीक है, उनसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, उसमें जितने भी शब्द आ रहे हैं उनकी रिलेशनशिप बता सकें हम इस वाले शब्द के साथ, नाउन या प्रोनाउन या फिर जेरेंड जो भी है, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि प्रेपोजिशन होता क्या है, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं कि प्रेपोजिशन जो होती है वो किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि जिस भी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है तो वो नाउन का और या फिर प्रोनाउन का क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से ज़रा समझ लीजिए, जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे भी हमने इस वाले एग्जांपल में देखा, थोड़ा सा देख लेते हैं। इस वाले एग्जांपल में देखा कि ये आपके नाउन थी द टेबल, ठीक है। इसके पहले प्रेपोजिशन क्या इस्तेमाल हुआ था, ऑन इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। तो वो नाउन या प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी कि ये जो हमारा टेबल था ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसका, इस प्रेपोजिशन का।
बात समझ में आ रही है। इसी तरह से ये आपका मी था, ये आपका मी था, प्रोनाउन था, कोई बात नहीं। तो ये इस एट का क्या हो जाएगा, अगेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम में ये पूछना नहीं आएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि ये क्या कहलाता है, लेकिन जो मैं अभी आगे सिखाऊंगा उसमें इन्हीं टर्म्स का मैं यूज़ करूँगा, तो इसलिए बताना आपके लिए ज़रूरी था। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी प्रीपोजिशन की मैंने डेफिनेशन कराई थी, एक बार फिर से ज़रा देख लेते हैं। मैंने बोला था प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये हमेशा ऐसे होगा कि पहले लगेंगे, हमेशा शुरुआत में लगेंगे? तो जवाब क्या होगा, जवाब होगा नहीं, ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है। कई बार प्रीपोजिशन सेंटेंस की शुरुआत में भी लग सकते हैं और सेंटेंस के आखिर में भी लग सकते हैं। तो कुल मिलाकर 6 केसेस हैं जहाँ पर ऐसा होता है, तो उनको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले पहला केस क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके पहले प्रीपोजिशन लग रहा होता है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई, WH फैमिली होती है ना, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ETC। ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो ये जो होता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सब क्या होती हैं, WH फैमिली होती हैं। और WH फैमिली होती हैं तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर किसी को अभी ना पता हो तो चला मैं जल्दी जल्दी रिमाइंड याद करा देता हूँ कि नाउन प्रोनाउन होते क्या हैं। तो सिंपल सी बात है, नाउन वो शब्द होते हैं जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं उनका जो नाम होता है, जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं उनका जो नाम होता है वो नाउन कहलाता है। ठीक है, वो आपके अंदर की भावनाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, वो आपके घर का मकान का नंबर भी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, आप जो खाना खा रहे हो उसका नाम हो सकता है। ठीक है, जो आपने कपड़ा पहन रखा है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, नाउन कहलाती हैं। अब जब हम किसी सेंटेंस में या फिर हम कुछ लिखते हैं या फिर हम बोलते हैं तो बार बार ज़रा सोचिए कि हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि एक बार एक राजा था, राजा का नाम कुछ भी नाम ले लीजिए। ठीक है, राजा का नाम लियोनाइटस था, लियोनाइटस को ये खाना पसंद था, लियोनाइटस को वहाँ जाना पसंद था, लियोनाइटस ये चीज़ें पसंद नहीं करता था। तो बार बार हमें लियोनाइटस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है शब्द का। ठीक है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो कुछ ऐसे शब्दों को इस्तेमाल में लाया गया जो इसी नाउन को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इस नाउन की जगह इस्तेमाल करे जाएंगे ताकि बोलने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगे और सुनने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगे। तब क्या है, नाउन की जगह ऐसे शब्द कौन से क्या कहलाए, प्रोनाउन कहलाए। ठीक है, तो उनको हम कैसे देखते हैं, ही, शी, इट, यू। ठीक है, जो मैं नाउन और प्रोनाउन कराऊंगा तो उन्हें क्लियरली बिल्कुल ढंग से करा दूंगा। अभी के लिए जान लीजिए कि नाउन की जगह पर जो जिन शब्दों का इस्तेमाल कराया जाता है उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा पहला केस क्या हो जाएगा, पहला केस वो हो जाएगा जब आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक प्रोनाउन का आप इस्तेमाल करने वाले हो। तो जब ऐसा होगा सेंटेंस में तो आपको सेंटेंस के आखिर में दिखाई देगा प्रीपोजिशन, जैसे कि व्हाट आर यू लुकिंग एट। अब देखिए प्रीपोजिशन कहाँ पर है, प्रीपोजिशन आपको दिखाई दे रहा है कि एट है। ठीक है, प्रीपोजिशन आपको नज़र आ रहा है कि एट है और ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, सबसे आखिर में। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर WH फैमिली आ गई जी। ठीक है, तो हमने पहला सीख लिया। पहला ये क्या सीखा हमने सीखा जब ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो, जब ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं जो प्रीपोजिशन जिससे पहले लगाया जाता है। ये हमने आमतौर पर पढ़ा था। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी अजीबोगरीब हो जाएगी डेफिनेशन, बस इतना जान लीजिए कि ये क्या था, प्रोनाउन, ये एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट कैसा हो, प्रश्नवाचक प्रोनाउन हो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो, तब क्या होता है, प्रीपोजिशन आखिर में लगती है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल नहीं, दूसरा टाइप। मैंने बताया था कि 6 तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं, 6 तरह के ऐसे केसेस होते हैं। तो पहला केस हो गया ये वाला। दूसरा केस, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन,
इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आपने देखा पहला इंटरोगेटिव, दूसरा अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन से वाला, वैसे तो कई सारे हैं जो रिलेशन दिखाते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ WH फैमिली वाले भी होते हैं, लेकिन हम कैसे किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसकी। अरे इसको थोड़ा सा गलत हो गया ये, हम इसकी बात कर रहे हैं। दैट क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, जो रिलेशनशिप बताता है, इसको हम जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब आराम से पढ़ लेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन नाम की कोई चीज़ होती है दैट। ठीक है, तो जब इसका इस्तेमाल होगा सेंटेंस में तब भी हम देखेंगे क्या कि हमारा जो प्रेपोजिशन होगा वो सेंटेंस के आखिर में आएगा। देखिए थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन इतना याद रखिए कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि प्रेपोजिशन में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैं इसको एक ही वीडियो में नहीं कराने वाला हूँ, इसको मैं टुकड़ों में कराऊँगा। और जब तक ये सीरीज़ ख़त्म होगी प्रेपोजिशन की और आपने ढंग से कर ली, तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें प्रेपोजिशन पर कोई सवाल आता है और आपके मन में डाउट्स हो। ठीक है, तो उसको ढंग से पढ़िएगा जैसे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, रिलेटिव प्रोनाउन अगर दैट का इस्तेमाल हो जाए, जैसे कि दिस इज़ द गर्ल दैट आई टोल्ड यू ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। दिस इज़ द गर्ल और दैट यहाँ पर आ गया। ठीक है, मैंने बता दिया ये रिलेशन बताता है। तो दो तरह के जो सेंटेंसेज हैं उनको जोड़ के दिखाने की कोशिश कर रहा है और उनका रिलेशनशिप बता रहा है कि आई टोल्ड यू ऑफ, जिसके बारे में बता था वो कौन थी, वो ये लड़की थी। ठीक है, जब प्रेपोजिशन जब मैं प्रोनाउन कराऊंगा तब उसको मैं पूरी तरह से क्लियर कराऊंगा कि क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जब भी इसका इस्तेमाल होगा तो प्रेपोजिशन हमारा क्या हो रहा है, आखिर में भी लग सकता है। ठीक है, चलिए तीसरी तरह का जल्दी से आ जाते हैं, तीसरी तरह के टाइप पर। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो, अभी सिखाया था इन्फिनेटिव क्या होता है, क्या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी आप वर्ब को नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आप या तो इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं या फिर जिरंड। तो यहाँ पर हम इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट क्या हो, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो तब क्या होगा, तब भी आपका आखिर में प्रेपोजिशन आपको नज़र आएगा। एक एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं। दिस इज़ द टॉय टू प्ले विद क्या है, अगेन प्रेपोजिशन है। दिस इज़ द टॉय टू प्ले विद। अब जरा एक बार और जरा देख लीजिए इसको, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, टू प्ले। ये टू प्ले एक ही चीज़ है, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो टू प्ले है ये एक ही चीज़ है। क्या है, दिस इज़ द प्ले, इन्फिनेटिव है। मैंने बताया ना, टू प्लस वर्ब एज ए नाउन की तरह ट्रीट करें। दिस इज़ द टॉय टू प्ले विद। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव आ गया, इन्फिनेटिव होता है तो जब इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हो रहा है तब भी क्या हो रहा है, प्रेपोजिशन आखिर में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला ज़रा टाइप देख लेते हैं जल्दी से। तो सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन कई बार हिडन भी रहता है, वो नज़र नहीं आता। जैसे कि आपका इसको देख लेते हैं, दिस इज़ द हाउस, दिस इज़ द हाउस आई lived in, I lived in। तो यहाँ पर जो है दिस इज़ द हाउस आई लिव्ड इन, हालांकि बीच में यहाँ पर कॉमा आ गया तो यहाँ पर अंडरस्टूड होता है कि दिस इज़ द हाउस, और यहाँ पर हिडन रहेगा वेयर आई लिव्ड इन। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेयर आई लिव्ड इन। तो ये जो वेयर है यहाँ पर छुपा हुआ है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन समझ में आता है। तो जब भी ऐसा होगा कि वो आपका हिडन रहेगा, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन अंडरस्टूड होगा, तब भी क्या हो रहा है, प्रेपोजिशन हमारा आखिर में आता है। ठीक है, तो ये आपके 4 तरह के हो गए। 5वां तरह का और देख लेते हैं। कई बार कुछ अलग टाइप के भी मिल जाते हैं, जैसे कि इनको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता। ठीक है, जैसे कि दिस आई इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट का मतलब जिद करना। याद रखिए, इंसिस्ट कभी अकेला नहीं आता, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आता है।
ठीक है। फिक्स प्रेपोजिशन है, बड़ा इस्तेमाल करी जाती है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम्स में, बैंक्स के एग्जाम्स में बहुत इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो इसको हम अलग से करेंगे, इसी सीरीज़ में इन सबको करेंगे। तो अभी देख लीजिए दिस आई इंसिस्ट ऑन, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लें, ही लाइक्ड बीइंग लुक्ड एट, उसको पसंद है क्या, देखा जाना, ठीक है। तो लुक्ड एट, लुक के साथ एट आता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कैसे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आखिर में लग रहा है, ठीक है। ये आपका 5वां टाइप हो गया इस तरह का, जो मिसलेनियस में आ जाता है, कोई नियम नहीं है कुछ अच्छा, मतलब कुछ जो समझाया जा सके, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। और छठा सबसे आखिरी क्या है, छठा है कई बार आपको सेंटेंस की शुरुआत में भी नज़र आएगा प्रेपोजिशन, जैसे कि बाय विच ट्रेन डिड यू कम, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बाय जो है, बाय एक प्रेपोजिशन है, और ये क्या हो रहा है, ये इस सेंटेंस के शुरुआत में ही आ रहा है। तो बाय विच ट्रेन डिड यू कम, तो हमने देख लिया कि प्रेपोजिशन ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के बीच में ही लगे, सेंटेंस के आखिर में और शुरुआत में भी लग सकते हैं। यानी कि प्रेपोजिशन की जो पोजीशन है वो केस के अनुसार बदल सकती है, शुरुआत में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है, और सेंटेंस के बीच में आपको ज़्यादातर मिलेगी, ज़्यादातर आपको सेंटेंस के बीच में मिलेगी, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम इसको इतना ही रखेंगे, ठीक है, और कल की क्लास से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने ज़्यादा कुछ इसमें सीखा नहीं है, बस खाली ये सीखा है प्रेपोजिशन होता क्या है और इसकी पोजीशन क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इस आगे और चलेंगे और देखेंगे प्रेपोजिशन किस किस तरह की होती हैं और प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। और रूल्स भी होंगे सभी के अलग अलग, तो वो हम कराते चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नमस्कार।